नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो जितने भी लोग हैं इस भारत देश में हैं, कहीं भी हैं, जो स्टडी से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो लोगों के एक बेसिक समझ डेवलप करने के लिए हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है, जैसे अपने देश में और विश्व में विचारधाराएँ होती हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर देखें तो ये यूजीसी नेट, सेट और प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बेसिक समझ के लिए भी, अगर आप पॉलिटी की किताबें पढ़ते हैं, संविधान की किताबें पढ़ते हैं, तो वहाँ भी समझने के लिए ये विचारधाराओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक हम छोटा छोटा यहाँ पे अपना समझ डेवलप करने के लिए मैं आपको कुल 7 से 8 विचारधाराएँ हैं, उनके बारे में बताएंगे कि जिसे आप अगर कहीं वो शब्द देखें तो आपके दिमाग में तुरंत वो क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, ऐसा से ऐसा है। जैसे आपने समाजवाद सुना होगा, उपयोगितावाद सुना होगा, आदर्शवाद सुना होगा, तो एकदम से माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा आज थोड़ा ब्रीफ में सभी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका एक बेसिक समझ डेवलप हो जाए और आपको आगे किताबें पढ़ने में बहुत आसानी रहे। तो शुरू करते हैं। हम जहाँ पे भी रहते हैं, एक कोई स्थान होता है, जोग्राफिकल कंडीशन होता है, वहाँ के समाज होता है और समाज में लोग होते हैं और लोग हम हैं। तो हम हैं, हमसे लोग बना हुआ है, लोग से समाज बना हुआ है और समाज से फिर एक बहुत ही बड़ा भौतिक संरचना बना हुआ है, इसको स्टेट कहते हैं या फिर राज्य कहते हैं या फिर देश कहते हैं। तो राज्य और लोग को ही ऑप्शन में मान लीजिए व्यक्ति, स्टेट एंड पर्सन या फिर पर्सोना। तो सबसे पहला बात यही है, जितनी भी विचारधाराएं इस संसार में है, इस वर्ल्ड में है, केवल और केवल राज्य को लेकर व्यक्ति का बर्ताव उसको सुनिश्चित करने के लिए बताया जाता है। किसी विचारधारा में राज्य को साध्य माना जाता है और किसी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य माना जाता है। साध्य मतलब कि किसका इम्पोर्टेंट रोल है, किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर व्यक्ति वहाँ पे साध्य के रूप में जाना जाएगा तो फिर राज्य को क्या साधन माना जाएगा, मतलब कि साध्य के कारण ही साधन उत्पन्न हो रहा है, ऐसा माना जाता है। तो यही विचारधाराओं का फर्क हो जाता है। ये टॉपिक होता है, अब यूजीसी नेट और सेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राज्य को कब आपको साध्य मानना है और इसको साधन मानना है, ये दोनों विचारधाराओं में ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे कुल 8 प्रकार के विचारधाराओं का। यहाँ पर हम जल्दी से एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद की अगर बात करें तो नाम से ही हम सबको समझ में आ रहा है कि इसमें साध्य कौन सा होगा, राज्य होगा कि व्यक्ति होगा। तो निश्चित रूप से हम सबको पता है कि इसमें साध्य का रोल जो अदा करेगा वो व्यक्ति करेगा। मतलब व्यक्ति जो है स्वतंत्र है, व्यक्ति जो है उसको लिबर्टी है कि जो भी करना चाहते हैं व्यक्ति ही करेगा, उसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति को कुछ पसंद है, उसकी पर्सनल जीवन है, उसको कुछ भी काम करना है वो कर सकता है, कोई नियम नहीं आएगा, कोई कानून उसके बीच में नहीं आना चाहिए। आखिर नियम कानून ये सब कौन बनाता है? ये राज्य का होता है, एक देश का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो इसमें यही कहा गया, व्यक्तिवाद में यही कहा गया है कि व्यक्ति एकदम से स्वतंत्र है और इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम से नकारा नहीं जा सकता राज्य को, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य का रोल है। तो
एक बात इसमें जरूर कहा गया है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब समझिए ये कैसे कंट्राडिक्टरी बातें हो रही है यहाँ पर। आवश्यक भी है और बुराई भी है। अब आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है, लिमिटेशन, सीमित मात्रा में ये होना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए, शांति व्यवस्था बनाए के लिए आवश्यक है। नहीं तो फिर सब अगर अपने अपने मनमानी हो जाएगा, कोई नियम नहीं रहेगा, तो फिर कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा और कोई भी व्यक्ति अच्छे से अपन जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेड शांति और व्यवस्था बनाए के लिए बुराई है। अब बुराई यही कि भाई है ही क्यों राज्य, यही उसके लिए बुराई है। अगर ना राज्य होता तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट भी नहीं आता कि बुरा मतलब राज्य होना चाहिए। अब राज्य हो गया तो एक बुराई के रूप में वो है और उसको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। बट पूरा का पूरा फोकस हमारा व्यक्तिवाद में, इसको अंग्रेजी में पर्सनलिज्म कहते हैं। समझ रहे होंगे आप। 16वीं सेंचुरी में इसका डेवलप मतलब विकास हुआ व्यक्तिवाद का। तो व्यक्तिवाद का मुझे लगता है आपको एक ब्रीफ में समझ में आ गया होगा। क्या होना चाहिए? व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ आपका व्यक्तिवाद। अब व्यक्ति के बाद आशा करते हैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक समझ डेवलप हो गई हो कि मतलब पूरी की पूरी जो फ्रीडम है, पूरा का पूरा जो लिबर्टी है, वो किसके ऊपर होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारे मतलब व्यक्ति के ऊपर। ठीक, अब व्यक्तिवाद के बाद दूसरा विचारधारा जो आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? उदारवाद। दूसरा क्या है? उदारवाद। उदारवाद। तीसरी विचारधारा की अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं तो तीसरी विचारधारा की बात है समाजवाद। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे समाजवाद। चौथी विचारधारा की अगर हम बात करें समाजवाद के बाद, फिर मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का आपने नाम सुना होगा, मार्क्सवाद। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद और लिख लेते हैं, और नाम बोलिए आप। मार्क्सवाद के बाद फिर आदर्शवाद। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। यही छठवीं एक है उपयोगितावाद। ये कम ही लोग मतलब सुनने में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, यूटिलिटी से बना है। फिर एक और है, हमने बात किया पहला कौन सा कर लिया हमने बात? पहला था व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले उसमें उपयोगिता, उदारवाद। ठीक है, तो उदारवाद क्या है? अब उदारवाद शुरू में व्यक्तिवाद था। अब व्यक्तिवाद का ही जो एक क्या है अगला मैनिपुलेटेड फॉर्म जो है, वो क्या है? सकारात्मक फॉर्म। ठीक है, व्यक्तिवाद अगर हम देखा जाए उदारवाद को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक निगेटिव व्यक्तिवाद, एक पॉजिटिव। तो निगेटिव में क्या होगा? इसमें क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाद में क्या राज्य को नहीं मानता है। पर्सन क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रहना चाहता है, राज्य को नहीं मानना, राज्य का आवश्यक बुराई के रूप में उसने बोल दिया है। अब क्या है, जब इससे क्या होगा? इससे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक उदारवाद का पॉजिटिव हिस्सा, जिसमें राज्य को थोड़ा सा अपना लिया गया है, उसको उदारवाद बोलते हैं।
ठीक, मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव उदारवाद, पॉजिटिव उदारवाद, ये निगेटिव उदारवाद। इसमें इंडिपेंडेंट रहेगा, इसमें स्वतंत्रता में थोड़ा सा कमी आएगा। मीन्स क्या हो गया, नकारात्मक क्या था, नकारात्मक व्यक्तिवाद ही, नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद था, सीधी बात है। नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद और सकारात्मक उदारवाद हमारा उदारवाद का चरण माना जाता है। इसमें क्या कर लेंगे, राज्य को, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना गया है। देखिए अंतर यहाँ पे यही है, उदारता का मतलब ही होता है नैतिकता। नैतिकता मीन्स कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब सबसे ईमानदारी से, सबसे अपना ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से काम करना। तो नैतिकता, राज्य एक नैतिक संस्था है, ये कहा गया है। यहाँ से एक उदारवाद का जन्म होता है। और जब राज्य को नैतिक माना गया है, तो राज्य क्या है, पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिवाद में इंटरफेयर कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो राज्य हस्तक्षेप कर देगा। तो ये हो गया आपका उदारवाद। ठीक, अब उदारवाद के बाद अगला आते हैं सोशलिज्म, समाजवाद। सबको आपको पता है समाजवाद क्या है। समाजवाद में ये है कि जो आपका रिसोर्सेस हैं, जैसे रिसोर्स हो गया, उनका क्या करना है, दोहन करेंगे आप, उसको फिर उपयोग में करेंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री हुआ, माइंस हो गए, खदानें हो गई, आपके जंगल हुआ, फॉरेस्ट हो गए, और जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं, कुछ भी हैं किसी स्टेट के अंदर, तो उसमें किसका आधिपत्य होगा, तो उसमें स्टेट का होगा। वो पूरे का पूरा है किसका, स्टेट का, और वहाँ के रहने वाले लोगों का, वो सब में बटेगा। तो समाजवाद का सीधा मतलब यही है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी आपके वहाँ पे उत्पादन के संसाधन हैं, साधन हैं, उनको सब में बराबर बांटना और सबके पास उसको पहुँचाना। मीन्स कि असमानता, जो एक खाई होती है, असमानता की खाई को पाटना। हमेशा से माना गया है इस संसार में अमीर वर्ग होते हैं, एक गरीब वर्ग होता है। तो अमीर और गरीब के असमानता को वहाँ पे कम करना, मिनिमम, इसमें समाजवाद हो। जैसे लोगों की ज़मीनें लेके गरीबों में बांट देना, ये सब समाजवाद दी विचारधारा की सोच है। तो आप समझ रहे हैं सबको बराबर करने का मतलब। अब फिर एक आता है मार्क्सवाद। इसमें क्या, इसका जनक तो सबको बात आपको पता है, कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इसमें क्या हुआ कि सब पहले क्या हुआ, एक धनी वर्ग, रिच ग्रुप हुआ, एक पुअर ग्रुप। तो क्या माना जाता है, ज़्यादा लोग कहाँ होंगे, रिच ग्रुप, और वो किस में होंगे, और पुअर ग्रुप ज़्यादा होंगे और अमीर लोग कम होंगे। ये तो आप लोग आपके आसपास भी देखते हैं कि गरीबों की संख्या ज़्यादा है, अमीरों की संख्या कम है। तो ये कहा, ये मार्क्सवादी लोग ये कहे कि रिच वर्ग अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए इन्होंने स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया कि कहीं हमारे संपत्ति जो है, हमारे अधिकार जो हैं, ये गरीब वर्ग, वंचित वर्ग गुस्सा के आंदोलन करके ये हमारा छीन न ले। इसलिए ये लोग ये मानते हैं कि स्टेट मतलब राज्य मतलब कानून मतलब नियम, कोई संस्था, कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रूल, कोई रेगुलेशन,
ये जानबूझ के बनाए हैं, इसको राज्य कहते हैं और शासन चलाते हैं मार्क्सवादी लोग। तो ये क्या है, इनका ये है कॉन्सेप्ट कि जो है सब सारी चीज़ें, मजदूर, गरीब, इनके पास अधिकार होना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा साधन संसाधन सब अमीरों के पास होना चाहिए। ये तो अमीरों का बनाया हुआ खेल है राज्य। तो ये भी अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाद पे ही डिपेंड है कि व्यक्तिवाद को ही स्वतंत्रता देना चाहते हैं, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति वो पर्सन होगा। तो इस तरह से मार्क्सवाद मतलब सीधा मतलब यही समझ लीजिए आप कि गरीब और दबे कुचले वर्ग को समर्थित करने वाला और अमीर वर्ग का कट्टर विरोधी है। तो कट्टर इन्होंने यही कहा था कि अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये राज्य और कानून जैसे नियम का बनाया। ठीक है, अब आता है आदर्शवाद। आदर्शवाद, अब यहाँ से देखिए थोड़ा थ्योरी बदलेगी। अभी तक हमने इनमें सब में देखा कि कहीं ना कहीं अभी जैसे उदारवाद हो गया और व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद, इसमें व्यक्तिवाद की बात हुई, समाजवाद को छोड़ गए। समाजवाद में हुआ कि स्टेट होगा। अब हो गया आदर्शवाद। तो आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो प्लेटो की बात करते हैं, अरिस्टोटल की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं। इन्होंने आदर्शवाद की संकल्पना की और आदर्शवाद में इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, सब कुछ डिपेंडेंट है स्टेट से। स्टेट अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। इसीलिए प्लेटो का आदर्श राज्य भी बताए हैं उन्होंने। तो स्टेट से ही हमारा राज्य का विकास होता है, राज्य से ही व्यक्ति बनता है। अगर राज्य नहीं है तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उनका कहने का ये मतलब है स्टेट एक नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब संस्था है, पहले से ही बने बनाया है स्टेट या फिर राज्य या फिर देश या फिर शासन व्यवस्था। अगर वो है तभी हम हैं। जबकि व्यक्तिवाद जैसे विचारधारा में ये कहा गया कि व्यक्ति हैं, उसके बाद स्टेट नहीं है। और इसमें उल्टा है, आदर्शवाद में यही बताया गया कि स्टेट से ही वो हैं हमारा व्यक्ति हैं और स्टेट एक आत्मनिर्भर संस्था है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि आप इस पे डिपेंडेंट हो। इसलिए प्लेटो का आदर्श राज्य की भी संकल्पना होती है। ठीक, तो इतना मतलब आप समझिए थोड़ा कि किसमें किसको स्टेट को प्रायोरिटी दी गई, किसमें व्यक्ति को प्रायोरिटी दी गई। तो आदर्शवाद हो गया। ठीक, अब उपयोगितावाद से आप थोड़ा सा इसको इथिक्स से जोड़ के देखिए और खुद भी आप अगर देखा जाए तो इस संसार में, इस युग में हर कोई उपयोगितावाद दी ही है। क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ आप काम कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, तो फाइनली आपका क्या है कि हम पैसे कमाएंगे। एंड पैसे कमाने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारा लास्ट गोल जो होता है इसमें सुख होता है। उपयोगितावाद में लास्ट गोल जो होता है क्या होता है? सुख, हैप्पीनेस। हर कोई सुखी रहना चाहता है। आप किसी सवाल पूछेंगे, भाई आप क्यों कमाना चाहते हैं? साहब हम कमाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे बाल बच्चे सुखी रहें, हम सुखी रहें, 4 वक्त का रोटी मिले और हम सुख से जीवन बिताएं। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हम खुशी रहने के लिए नहीं कमा रहे हैं, हमको समाज सेवा करना है, हमारा वो नहीं। ये एक बेसिक तो सुख जिसका लास्ट गोल होता है सुख और खुशी रहना, तो सुख को ही उपयोगितावादी विचारधारा कहते हैं कि जिसमें लास्ट में एकदम सुख हो, और हर कोई चाहता ही है अभी। तो सुख, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दुख नाम का कुछ है ही नहीं। दुख मतलब कि अगर है तो तब तक ये उपयोगितावादी नहीं माना जाएगा। मतलब
सुख को ही वो प्रायोरिटी देते हैं और सब कुछ सुख में ही है। 19वीं सेंचुरी में इनका विकास होता है। एक व्यक्ति आपने सुना होगा, बेंथम जी ने उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक कहा जाता है और प्रवर्तक कहा जाता है। तो यहाँ पे उपयोगितावाद का आप समझ गए होंगे क्या चाहते हैं उपयोगितावादी लोग, सुख चाहते हैं, जो कि हम सब हैं। एक फिर आ जाता है लास्ट जो है, जिसके लिए बहुत सारा बवाल मचा ही रहता है देश में, अराजकतावाद। अराजकतावाद इतना नोट कर लिए होंगे आप। लास्ट बचा है अराजकतावाद। अराजकतावाद, ठीक। अब यहां पे समझिए अराजकतावाद क्या है। अराजकतावादी लोग ये कहते हैं कि समाज की, जो समाज है, जो अपना सोसाइटी है, उसका जड़ क्या है। तो राज्य जो है समाज की जड़ है, बुराई का जड़ है। मतलब ये लोग क्या कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, स्टेटलेस राज्य की संकल्पना करते हैं। जब ये लोग राज्य को एक बुराई मानते हैं कि अगर ये राज्य है, ये अब देखिए यहाँ से व्यक्तिवाद में आप कनेक्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे उन्होंने बोला भी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, शांति और अपने लिमिटेशन और सीमित रहने के लिए उन्होंने ये बोला। लेकिन यहाँ पे ये अराजकतावादी लोग, अराजकतावाद को समर्थन करने वाले लोग ये मानते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का देश नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शासक नहीं होना चाहिए, कोई रूल नहीं होना चाहिए, कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि राज्य अगर रहेगा तो वो वहाँ का एक लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। पर ये अराजकतावाद में राज्य विहीन समाज की संकल्पना हुई है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही। तो फिर अब आप अगर राज्य नहीं रहेगा तो ये लोग क्या अपना मतलब स्टैंड देते हैं, अपना समर्थन में कहते हैं कि अगर राज्य नहीं रहेगा, लोगों ने अपोज किया कि भाई राज्य नहीं रहना चाहिए, तो बताओ क्या होना चाहिए। तो उन्होंने अपने स्टैंड में ये बोला कि व्यक्ति जो है ये एक विवेकशील प्राणी है और अपने विवेक के आधार पर अपना डिसीजन लेगा, जो उसको सही लगेगा और वो डिसीजन एकदम सही माना जाएगा, क्योंकि उसके पास मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। ये इनका तर्क है। किस बेस पे? विवेकशीलता, विजडम के आधार पे ये लोग अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं और राज्य विहीन एकदम से राज्य को चाहते ही नहीं है। तो इस तरह अराजकता, एनार्किज्म बोलते हैं इसको, एनार्की बोलते हैं, ठीक। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और विचारधारा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने, अगर किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास करना है। हम आज देखते आ रहे हैं कि हर जगह अगर कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी चुनाव हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हो रही है और वो सफल भी हो रहे हैं। और एक अच्छे नेता और नेत्री, प्रशासक, सब में उनकी भूमिका है। उसका कारण है एक विचारधारा है जो एक कहें तो नारीवाद। ह्यूमनिज्म बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा कि फीमेल्स के, नारियों के उत्थान के लिए जितने भी वर्ग, जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो नारीवादी कहलाते हैं और नारीवाद विचारधारा को मानने वाले कहलाते हैं। मतलब कि कहा जाए, क्या कहा जाए कि
नारियों के शोषण का विरोध करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, बढ़ावा दिलाते हैं, भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, भागीदारी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हर काम में नारी को इक्वल मानते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, मंदिर हो, कोई देव स्थल हो, कोई यज्ञ हो, कोई धर्म हो का काम हो, तो इन सब में सबकी भागीदारी, संपत्ति का बंटवारा हो, और जितने भी समाज के कार्य हैं उनमें सब में समानता का भागीदारी के लिए बढ़ चढ़ के आते हैं नारीवादी समर्थक लोग। इसी को बोलते हैं हम नारीवाद, और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो नारीवाद का मतलब आप समझ गए होंगे। कुल मिला के नारी सम्मान के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए जितने भी लोग, मतलब जो विचारधारा हमारी काम करते हैं, उनके इस बैकग्राउंड के पीछे उनको नारीवाद कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो 8 तरह के हमने विचारधाराएं पढ़े, व्यक्तिवाद से लेके नारीवाद तक, ये आपको समझ में आ गए होंगे और एक आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा। अब जब ये शब्द आप देखेंगे तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक होगा कि हाँ, इसका मतलब ये। तो आप जितने भी चीज़ पढ़ेंगे और कहीं अगर लिखने के लिए आ गए, मेंस एग्ज़ाम हो गया, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे और लिख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कुछ भी, मतलब जिससे पॉलिटिकल साइंस का हो गया, उससे रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम आगे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।